स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाया कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ये होता है ज्योमेट्रिकल बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ज्योमेट्रिकल बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन, यानी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करें तो ज्योमेट्रिकली हम इस प्रोसेस को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स क्या हुए आपके? कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म। तो हमने मल्टीप्लिकेशन देखते वक्त भी ये किया था। हमने कार्टेशियन फॉर्म में पहले डिवाइड करके देखा तो हमें इतना कोई बहुत उससे इंसाइट नहीं मिला। फिर हमने पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म जब यूज़ किया तो हमें ज्योमेट्रिकली एकदम समझ आ गया कि प्रोसेस में हो क्या रहा है। यही चीज़ हम डिवीजन में भी देखेंगे। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कार्टेशियन फॉर्म में डिवाइड करें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि अगर आप z1 को मान लीजिए x1 प्लस आयोटा i1 ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर, और z2 को x2 प्लस आयोटा y2 ले लें, और अगर आप इसी फॉर्म में डिवीजन करें, अगर आप z1 बाई z2 इसी फॉर्म में निकालें तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और x2 बाई x2 प्लस आयोटा y2। और फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप x2 माइनस आयोटा y2 बाय x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप उसको एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म a प्लस आयोटा b में लेके आ सकते हैं। बट ये प्रोसेस करने से आपको ये नहीं समझ आएगा कि जो ये प्रोडक्ट है ये लाई कहाँ कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या है। वो बिहेवियर समझने के लिए हमें वंस अगेन पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था वही चीज़ हमें यहाँ डिवीजन में भी करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑयलर फॉर्म यूज़ करूँगा। अगर आप चाहें तो आप पोलर फॉर्म के साथ भी ये वर्कआउट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑयलर फॉर्म यूज़ करूँगा ये डिवीजन प्रोसेस डिस्कस करने के लिए। तो मान लीजिए आपका जो z1 है उसका मॉडुलस है r1 और उसका आर्ग्यूमेंट है θ1, तो ये हो जाएगा ऑयलर फॉर्म r1 e टू द पावर i θ1, और z2 इसी तरह से मान लीजिए आपका है r2 e टू द पावर i θ2। अब अगर हम डिवीजन करें इस फॉर्म यूज़ करके तो z1 बाई z2 हो जाएगा r1 e टू द पावर i θ1 बाय r2 e टू द पावर i θ2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका r1 है और r2 है, जो ये रियल कोफिशिएंट्स हैं, ये तो सीधा r1 बाई r2 हो जाएगा। और जो ये पार्ट है आपका e टू द पावर i θ1 और e टू द पावर i θ2, इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स का बेस सेम है तो आप एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा r1 बाय r2 e टू द पावर आयोटा θ1 माइनस आयोटा θ2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा r1 बाय r2 e टू द पावर आयोटा θ1 माइनस θ2, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अगर आप अब इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, और इसको अगर आप कंपेयर करें r e टू द पावर i थीटा, जो जनरल ऑयलर फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो आपको z1 बाई z2 ये नंबर मिला, इसका मॉडुलस है r1 बाई r2 और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है θ1 माइनस θ2, यानी कि आपके मॉडुलस जो है वो डिवाइड हो गए और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो जब आपने z1 बाई z2 निकाला तो जो आपके मॉडुलस हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वो डिवाइड हो गए और आपको r1 बाई r2 मिला रिजल्टिंग मॉडुलस, और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो आपको जो रिजल्टिंग आर्ग्यूमेंट मिला वो मिला θ1 माइनस θ2। आप याद करिए मल्टीप्लिकेशन वाले केस में मॉडुलस मल्टीप्लाई हो रहे थे और आर्ग्यूमेंट ऐड हो रहे थे। डिवीजन में उल्टा है, मॉडुलस डिवाइड होते हैं और आर्ग्यूमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और उसका प्रूफ ये आपके सामने रहा। ऑयलर फॉर्म यूज़ करिए और एक स्टेप में आप ये चीज़ दिखा सकते हैं। तो ये जो डिवीजन का ज्योमेट्रिकल बिहेवियर है कि मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आपने z1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया r1 e टू द पावर आयोटा θ1 और z2 को हमने ले लिया r2 e टू द पावर आयोटा θ2। ये दो हमने कोई भी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। तो हमने देखा जो z1 बाई z2 होगा ये होगा r1 बाई r2 e टू द पावर आयोटा θ1 माइनस θ2। तो मॉडुलस डिवाइड हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो रही हैं।
तो इसको हम ज्योमेट्रिकली अब प्लॉट करके देखते हैं। तो Z1 मान लीजिए आपका ये पॉइंट है यहाँ पर, और Z2 मान लीजिए आपका ये पॉइंट है यहाँ पर। तो ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि Z1 बाय Z2 कौन सा पॉइंट होगा, हम उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा Z1 बाय Z2 का मॉडुलस होगा R1 बाय R2, और Z1 बाय Z2 का आर्गुमेंट होगा θ1 माइनस θ2। तो हम क्या करते हैं, हम Z1 को ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं और Z2 को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं, और ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, ये है θ1, और ये जो एंगल है आपका, ये है θ2। तो Z1 बाय Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो है θ1 माइनस θ2। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि θ2 बड़ा है θ1 से, तो θ1 बाय θ2 आपका नेगेटिव आएगा, यानी कि जो आपका Z1 बाय Z2 है वो क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो हम एक इस तरह से लाइन बना लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि ये जो हमें एंगल मिल रहा है ये है θ1 माइनस θ2, तो ये नेगेटिव एंगल है। ठीक है, तो Z1 बाय Z2 इस लाइन पे कहीं लाई करेगा, और कहाँ लाई करेगा, तो उसके लिए जो Z1 का आर्ग्यूमेंट है R1, और जो Z2 का जो मॉडुलस है R1, और Z2 का जो मॉडुलस है R2, इनको हम डिवाइड कर दें अगर, तो जो हमें R1 बाय R2 ये नंबर मिलेगा। Z1 बाय Z2 इतने डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से। तो मान लीजिए ये जो R1 बाय R2 डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन पे, ये है वो पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए है R1 बाय R2। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट होगा Z1 बाय Z2, क्योंकि इस पॉइंट का मॉडुलस है R1 बाय R2, और इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट है θ1 माइनस θ2। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स डिवीजन को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। मॉडुलस डिवाइड होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। आइए अब मैं आपको इस चीज़ की विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ थ्रू अ सिमुलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन ध्यान से देखिए। इसमें पॉइंट A है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, पॉइंट B है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। आप चाहें तो वेक्टर इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। OA वेक्टर होगा वेक्टर Z1, OB वेक्टर होगा वेक्टर Z2, और जो ये पॉइंट D है ये है वेक्टर, ये है पॉइंट Z1 बाय Z2। तो मैंने पॉइंट D यहाँ पे Z1 बाय Z2, यानी कि Z1 को Z2 से डिवाइड करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो है पॉइंट D, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और OD वेक्टर जो है वो होगा वेक्टर Z1 बाय Z2। अब मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल है राइट साइड पे, मैं Z1 और Z2 के मॉडुलस को चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी R1 जो है वो 2.5 है, R2 जो है वो 1 है, और जो आर्ग्यूमेंट हैं Z1 और Z2 की वो भी मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, उनको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। नीचे आप देखिए, मैंने Z1 बाय Z2 का मॉड निकाल रखा है, वो 2.5 है, और मैंने अलग अलग मॉड Z1 और मॉड Z2 निकाल के डिवाइड किया तो वो भी 2.5 दिखा रहा है। इसी तरह से मैंने Z1 बाय Z2 का आर्ग्यूमेंट निकाला तो वो 0.4 रेडियंस है, जो पॉइंट D का आर्ग्यूमेंट है, और मैंने आर्ग्यूमेंट Z1 में से आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस किया तो वो भी 0.4 दिखा रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि Z1 बाय Z2 जो नंबर है उसमें मॉडुलस डिवाइड हो रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं Z1 और Z2 को वेरी करूँगा। तो आप देखिए जो Z1 बाय Z2 है वो कैसे वेरी होगा। तो पहली बात, मैं अगर Z1 को वेरी करूँ, Z1 जो न्यूमरेटर में आ रहा है Z1 बाय Z2 के, अगर मैं Z1 को वेरी करूँ तो क्या होना चाहिए। तो पहले मैं Z1 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता हूँ सिर्फ, तो Z1 बाय Z2 का आर्ग्यूमेंट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि Z1 बाय Z2 के आर्ग्यूमेंट में Z1 बाय Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो अगर मैं Z1 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाऊं तो Z1 बाय Z2 का आर्ग्यूमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो मैं Z1 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता हूं, देखिए बिना मॉडुलस चेंज किए। तो अब देखिए Z1 बाय Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर मैं Z1 का मॉडुलस बढ़ाऊं तो क्या होगा, अगर मैं Z1 का मॉडुलस बढ़ाऊं तो भी Z1 बाय Z2 का मॉडुलस बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, ऐसा हो रहा है। जैसे मैं Z1 के मॉडुलस को बढ़ा रहा हूँ, Z1 बाय Z2 का मॉडुलस भी बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर मैं Z1 के मॉडुलस को कम करूँ तो Z1 बाय Z2 का मॉडुलस भी कम होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं Z2 को चेंज करूँगा। तो Z2 जो है वो डिनोमिनेटर में है Z1 बाय Z2 के। तो अगर मैं Z2 का आर्ग्यूमेंट बढ़ाऊँ तो क्या होना चाहिए,
तो Z1/Z2 कैसे वेरी करेगा, तो चलिए देखते हैं। अब मैं Z2 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं Z2 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो Z1/Z2 क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि Z1/Z2 का आर्ग्यूमेंट कम हो रहा है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि Z1/Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो जब आप Z2 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाओगे तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये कम होगा। इसीलिए जब आप डिनोमिनेटर के आर्ग्यूमेंट को बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट जो है वो कम हो रही है। तो अगर आप Z2 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो Z1/Z2 क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आप Z2 को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो Z1/Z2 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी तरह से अगर आप Z2 के मॉडल आर्ग्यूमेंट को ना छेड़ें, अगर आप Z2 के मॉडुलस को चेंज करें तो क्या होगा? तो अगर आप Z2 के मॉडुलस को बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए? तो Z1/Z2 के मॉडुलस को देखते हैं क्या होगा। तो मैं R2 को बढ़ाता हूँ, तो अगर मैं R2 को बढ़ा रहा हूँ तो Z1/Z2 का मॉडुलस कम हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि Z1/Z2 का मॉडुलस है R1/R2, और अगर R2 बढ़ेगा तो R1/R2 कम होगा, अगर R2 घटेगा तो R1/R2 बढ़ेगा। इसीलिए जब आप Z2 के मॉडुलस को बढ़ाते हैं तो Z1/Z2 का मॉडुलस कम होगा, और वाइस वर्सा जब आप Z2 के मॉडुलस को घटाते हैं तो Z1/Z2 का मॉडुलस जो है वो बढ़ेगा। तो ये है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बिहेवियर। जो न्यूमरेटर में अगर आप आर्ग्यूमेंट बढ़ाएं तो ओवरऑल क्वोशिएंट का आर्ग्यूमेंट भी बढ़ेगा। न्यूमरेटर का अगर आप मॉडुलस बढ़ाएं तो ओवरऑल मॉडुलस भी बढ़ेगा क्वोशिएंट का। अगर आप डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट बढ़ाएं तो ओवरऑल क्वोशिएंट का आर्ग्यूमेंट कम होगा, और अगर आप डिनोमिनेटर का मॉडुलस बढ़ाएं तो ओवरऑल क्वोशिएंट का मॉडुलस जो है वो कम होगा। तो ये है बिहेवियर ऑफ ज्योमेट्रिकल बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन।